नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 14 अक्टूबर 2025 है और पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में काफी कुछ अहम हुआ है। हम हमेशा की तरह इन सारी कानूनी खबरों से आपके लिए सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलू निकाल कर लाए हैं। बिल्कुल। पिछले 48 घंटों की सुर्खियां देखें तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनके दूरगामी असर हो सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के जो कानूनी दांव-पेच हैं या मायने हैं वो समझाना है। हाँ, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये गहरी पड़ताल। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही बात करते हैं। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश हुआ है। ये तो काफी बड़ा डेवलपमेंट लगता है ना? हाँ, ये वाकई महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़, वो जो अभिनेता और टीवी के तमिलगावा वेत्री कज़गम प्रमुख विजय की राजनीतिक रैली में हुई थी, उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने न सिर्फ जांच का आदेश दिया, बल्कि इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति भी बना दी है। अच्छा, एक समिति भी बनाई है। और ये सीबीआई जांच, ये फैसला क्यों? मतलब क्या राज्य पुलिस की जांच पर एक तरह का अविश्वास दिखाता है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो कोर्ट ने पाया कि मद्रास हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने उस मामले पर सुनवाई कर ली जो पहले से मदुरई बेंच में लिस्टेड था। कोर्ट ने इसे न्यायिक अनुशासन के खिलाफ माना। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात ये कि कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस के जो मीडिया बयान आ रहे थे, उनसे जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। अच्छा जी, और जब राज्य की मशीनरी पर ही सवाल उठें, खासकर ऐसे मामले में जहां राजनीतिक रंग भी हो, तो अक्सर केंद्रीय एजेंसी से जांच कराना ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। यहाँ मौलिक अधिकारों के हनन की चिंता भी जताई गई थी। समझ गया। मतलब सिर्फ घटना की जांच नहीं, बल्कि जांच की प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता भी यहाँ केंद्र में है। एग्जैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जो सीजेआई पर हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस पर भी कुछ अपडेट्स हैं। जी, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुद इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो और जस्टिस विनोद चंद्रन उस घटना से बहुत हैरान थे, लेकिन अब ये उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय है। अच्छा, भूला हुआ अध्याय। हाँ, ये एक तरह से मामले को ज्यादा तूल न देने का संकेत है। हालांकि संस्थागत स्तर पर कार्रवाई तो हुई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने आरोपी वकील राकेश किशोर को निलंबित कर दिया है और बैंगलोर पुलिस ने सीजेआई के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले 5 लोगों पर केस भी दर्ज किया है। ये दिलचस्प है कि सीजेआई ने इसे भूला हुआ अध्याय कहा, पर इसी बीच उन्होंने संविधान के महत्व पर भी जोर दिया, है ना? कहीं उद्घाटन वगैरह में। बिल्कुल। सीजेआई गवाई ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर के पैतृक गांव में एक नए कोर्ट भवन का उद्घाटन किया और वहां कहा कि देश अगर एकजुट है तो वो अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की वजह से है। तो एक तरफ व्यक्तिगत हमले को पीछे छोड़ना और दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्यों को मजबूती से रेखांकित करना, ये एक परिपक्व प्रतिक्रिया दिखाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा एक और मामला है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ता है। ये जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले इतने धीरे चलते हैं, इस पर क्या हुआ? हाँ, इस पर चिंता तो लगातार जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार एक अदालत ने, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था, ऐसे मामलों में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि गवाहों को बुलाने में बहुत देरी होती है, आरोप तय नहीं हो पाते और मामलों की संख्या में भी कुछ गड़बड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों की याद दिलाता है कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता से हो सके तो 1 साल में निपटाया जाना चाहिए। जाहिर है, जब कानून बनाने वालों पर ही कानून का शिकंजा कसने में इतनी देरी हो, तो आम जनता का व्यवस्था पर भरोसा थोड़ा कमजोर होता है। सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जरा हाई कोर्ट का रुख करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का वो गड्ढों से होने वाली मौतों पर फैसला तो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अधिकारियों पर आपराधिक जिम्मेदारी, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत ही सख्त और महत्वपूर्ण फैसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सड़कों पर गड्ढों की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो इसके लिए संबंधित नगर निगम अधिकारियों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़ा है और कहा है कि सुरक्षित सड़कें नागरिकों का मौलिक अधिकार हैं। इसका व्यवहारिक असर क्या होगा? क्या अब वाकई अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी? ये हो पाएगा असल में? देखिए, कोर्ट ने सिर्फ जिम्मेदारी तय नहीं की, बल्कि पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश भी दिया है।
और ये भी कहा कि ये मुआवजा दोषी अधिकारियों से वसूला जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश भी हैं। अच्छा, अगर इस फैसले को सही भावना से लागू किया जाता है तो ये देश भर की नगर पालिकाओं के लिए एक नजीर बन सकता है। उन्हें सड़कों के रखरखाव को गंभीरता से लेने पर मजबूर कर सकता है। ये सिर्फ मुआवजे की बात नहीं है, आपराधिक कार्रवाई का डर अधिकारियों को ज्यादा जवाबदेह बना सकता है। ये तो वाकई आम आदमी के हित से जुड़ा बड़ा कदम है। सही बात है। अब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर जो यूएपीए के तहत बैन लगा था, उसे चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले की मेरिट पर सुनवाई करेगा। पीएफआई ने यूएपीए ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसने केंद्र सरकार द्वारा संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया था। अब कोर्ट ये देखेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया बैन कानूनी तौर पर सही था या नहीं। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और किसी संगठन के अधिकारों के बीच संतुलन का एक अहम परीक्षण होगा, खासकर यूएपीए जैसे कड़े कानून के संदर्भ में। और दिल्ली हाईकोर्ट में ही सिंगर कुमार सानू का मामला भी चल रहा है, पर्सनालिटी राइट्स को लेकर। ये पर्सनालिटी राइट्स क्या होते हैं, जरा समझाएंगे? जी, पर्सनालिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकार। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति, खासकर किसी सेलिब्रिटी के नाम, आवाज, तस्वीर या पहचान के किसी और पहलू का बिना उसकी इजाजत के व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुमार सानू ने याचिका दायर की है कि उनके नाम और आवाज का इस्तेमाल करके नकली वीडियो बनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में मेटा यानी फेसबुक और गूगल को फटकार भी लगाई है कि वे ऐसे वीडियो हटाने में नाकाम रहे। ये मामला डिजिटल युग में पहचान और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े नए कानूनी सवालों को उठाता है। अगली सुनवाई कल 15 अक्टूबर को है। अच्छा, कल ही है सुनवाई। दिलचस्प। अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 टिप्पणियां काफी चर्चा में हैं। एक तो गोदनामे को लेकर और दूसरी गो हत्या कानून के इस्तेमाल पर। जी, पहले गोदनामे की बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नोटरी द्वारा सत्यापित गोदनामे मतलब अडॉप्शन डीड्स वो कानूनी रूप से अमान्य है। अगर गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता चाहिए तो उसका पंजीकरण होना जरूरी है, यानी रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगी। ये फैसला गोद लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य के विवादों से बचा जा सके। ठीक है। और गो हत्या कानून पर कोर्ट की टिप्पणी तो काफी तल्ख लगती है। हिंसा, लिंचिंग का दौर जैसी बातें। हाँ, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गो हत्या निवारण अधिनियम के तहत जिस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है उस पर कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे ये हिंसा, लिंचिंग और सतर्कता का दौर बन गया है और मामलों में बिना सोचे समझे एक सामान्य तरीके से एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये टिप्पणी कानून के दुरुपयोग और उसे लागू करने के तरीके पर एक गंभीर सवाल उठाती है। कोर्ट का इशारा है कि कानून का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से या लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए। ये तो गंभीर बात है। अच्छा, ये तो अदालतों की कुछ अहम कार्यवाहियां थीं। अब जरा राजनीतिक गलियारों से जुड़े कानूनी मामलों पर नजर डालते हैं। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आईआरसीटी घोटाले में आरोप तय हो गए हैं। बिहार चुनाव भी नजदीक हैं। इसका क्या असर हो सकता है? ये निश्चित रूप से एक बड़ा घटनाक्रम है, खासकर इसकी टाइमिंग को देखते हुए। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। सीबीआई का आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने रेलवे के होटल्स के रखरखाव का ठेका निजी कंपनियों को गलत तरीके से दिया और बदले में पटना में कीमती जमीन हासिल की। ओ, ये पुराना मामला है। जी, मतलब मामला पुराना है लेकिन आरोप अब तय हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं पर इस तरह के गंभीर आरोप तय होना राजनीतिक रूप से काफी मायने रखता है। आरोप तय होने का मतलब है कि अब ट्रायल शुरू होगा। जी हाँ, आरोप तय होना यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक महत्वपूर्ण स्टेज है। इसका मतलब है कि कोर्ट को प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी लगता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई अपने गवाह और सबूत पेश करेगी और बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आरोप तय होना ही अपने आप में एक नकारात्मक राजनीतिक संकेत माना जाता है। समझ गया। ठीक है। एक और मामला जो चर्चा में है वो है शर्जील इमाम का। उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने के लिए जमानत मांगी है। हाँ, शर्जील इमाम
जो 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी है और जेल में है, उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वो 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जमानत चाहते हैं ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर सके और प्रचार कर सके। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए? जी, अदालत इस पर विचार करेगी कि क्या चुनाव लड़ने के अधिकार के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है, जबकि उन पे गंभीर आरोप है। देखने वाली बात होगी। तो ये थे कुछ प्रमुख मामले। हमने देखा कि कैसे अदालतें न सिर्फ कानूनी मुद्दों पर फैसले दे रही हैं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, व्यक्तिगत अधिकारों और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर भी उनका गहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। करूर भगदड़ मामले में जांच की निष्पक्षता का सवाल हो या बॉम्बे हाईकोर्ट का गड्ढों पर फैसला जिसमें सीधे तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, या फिर पीएफआई बैन और गोहत्या कानून जैसे मामले जहां कानून के इस्तेमाल और उसकी सीमाओं पर बहस है, ये सब दिखाता है कि अदालतें समाज और शासन के हर पहलू को प्रभावित कर रही हैं। और लालू यादव जैसे हाई प्रोफाइल मामले तो राजनीति और कानून के जटिल रिश्ते को उजागर करते ही हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है। हमने अभी बात की सांसदों और विधायकों के मामलों में देरी की और सुप्रीम कोर्ट खुद भी त्वरित न्याय पर जोर देता है, लेकिन क्या ये जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की बढ़ती संख्या और कानूनी प्रक्रियाओं की अपनी जटिलताएं हैं, क्या ये सब मिलकर न्याय देने की रफ्तार को कहीं धीमा तो नहीं कर रही हैं? ये एक बड़ी चुनौती लगती है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। न्यायपालिका पर मामलों का बोझ वैसे ही बहुत ज्यादा है, और जब मामले राजनीतिक रूप से संवेदनशील होते हैं या उनमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल होते हैं तो प्रक्रिया अक्सर और भी जटिल और लंबी हो जाती है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करना, खासकर उन मामलों में जिनका असर शासन और जनता के भरोसे पर पड़ता है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने एक निरंतर सवाल बना हुआ है। हाँ, इस सवाल पर सोचना जरूरी है। खैर, आज के कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में हमने इन अहम कानूनी डेवलपमेंट्स पर गहराई से नजर डाली। उम्मीद है ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण कानूनी खबरों और उनके विश्लेषण के साथ। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।